Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज के इस एक वीडियो में हम बहुत सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आपके लिए एक बहुत ही मजेदार खबर है जिसको सुनकर सच में बता रहा हूं आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। दोस्तों मेरे पीछे इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है आतंकिस्तान की राजधानी की, और आतंकिस्तान की राजधानी के राजा की तस्वीर है। ये नाम तो आपको पता ही, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है इनके नाम लेने से हमारी जबान गंदी हो जाए। दोस्तों इस देश की हालात अभी क्या है इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये देश धरती पर है या नहीं है। यानी कि इस देश में हर तरफ से, चाहे महंगाई हो, आतंकवाद हो, हर तरफ से जो है इसकी कमर टूटी हुई है, हर तरफ से जो है ये नीचे गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी आदत जो है बाज नहीं आती। ये आतंकिस्तान पूरी दुनिया का आतंकिस्तान, पूरी दुनिया में अगर कहीं आतंकवादी पैदा होता है ना दोस्तों तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आया है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की ही जमीन पर सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं। दुनिया में और किसी जमीन पे आतंकवादी नहीं पैदा हो सकते। आतंकवादियों का सरगना अगर कोई है इस दुनिया में तो वो है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान से एक खबर आई। खबर क्या आई? ये पहले हमारे हाई कमिश्नर थे, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे भारत में, इनका नाम है अब्दुल बासित। अब्दुल बासित ने कहा कि भाई दुनिया में अगर कोई भी अटैक हुआ और उसमें पाकिस्तान जो है उसमें इंडल्ज है तो पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, मुंबई और दिल्ली पे अटैक कर देना है। मतलब भारत से भले ही लड़ाई हो रही हो या ना हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका एकमात्र मकसद है, मकसद क्या है कि भारत को नुकसान पहुंचाना है। और ये मकसद आज से नहीं है दोस्तों, ये मकसद 1947 से है, और शायद यही कारण है कि ये लोग इसी मकसद के पीछे लगे रहे और भारत को नुकसान पहुंचाने के पीछे लगे रहे। अपने लोगों के लिए, अपने देश की बेहतरी के लिए काम नहीं किया और इनका देश आज इस हालात में पड़ गया। दोस्तों 1947 से ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए। अब्दुल बासित क्या कह रहा है कि यूएस ने हमला किया तो भारत पर हमला करेंगे, दिल्ली और मुंबई पर बम गिराएंगे। मतलब अगर अमेरिका कहां पे हमला करता है? पाकिस्तान में हमला करता है। मान लो इजराइल कल जाकर अगर हमला करता है कहां पे? पाकिस्तान में, तो ये लोग कहीं पे और अटैक नहीं करने वाले, ये लोग भारत पर ही अटैक करेंगे। ये दिखाता है कि भारत के प्रति इनकी सोच क्या है। भारत के प्रति हर एक पाकिस्तानी की सोच यही है जो अब्दुल बासित ने, इस चपड़गंजू ने, इस टकले ने जो बोला है। ये टकला एक समय में भारत में रहा करता था, और भारत में रहकर किन लोगों के साथ उठना बैठना था इसके बारे में बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा, है ना। इफ अमेरिका अटैक पाकिस्तान वी विल टारगेट दिल्ली एंड मुंबई। अरे दिल्ली और मुंबई तुम पहुंच नहीं पाओगे दोस्तों। ये दिल्ली और मुंबई कहां पहुंच पाएंगे? कश्मीर में तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है हमने। ऑपरेशन सिंदूर में इतना मारा हमने इनको कि इनकी अभी तक जो है दर्द जो है इनके सीने से, शरीर से दर्द खत्म नहीं हुई है अभी। इतना मारा है अभी ऑपरेशन सिंदूर में। और देख लीजिए क्या कह रहा है कि इफ अमेरिका अटैक पाकिस्तान वी विल टारगेट दिल्ली एंड मुंबई। अरे दिल्ली और मुंबई के ख्वाब पुराने हो गए तुम्हारे, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने वाली सरकार जा चुकी है। 2014 में जा चुकी है, 2014 में चली गई सरकार, इसीलिए तो दिल्ली और मुंबई में अटैक करने वाले ख्वाब तुम्हारे टूट जाते हैं। पिछले साल अक्टूबर में ख्वाब था ना इनका, क्या ख्वाब था? कि दिल्ली के लाल किले के पास बम विस्फोट करना है। बहुत सारे आतंकवादी, डॉक्टर आतंकवादी भेजा इन लोगों ने। लेकिन भारत की जो सरकार है, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और भारत के अजीत डोभाल जो हैं, वो इनसे 4 कदम आगे चलते हैं। शायद इनको पता नहीं है ये 2014 के पहले वाली सरकार नहीं है जो दिल्ली और मुंबई। देखिए ना आज का आर्टिकल न्यूज़पेपर में जो ये छप गई सारी चीजें भारत में, द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस से लेकर हर जगह। अब देख लीजिए तस्वीर, देख लिए ये है वो चपड़गंजू। कहां गया ये टकला जो है ये किन लोगों के साथ मिल रहा है? देख लीजिए ना, मैं नाम नहीं लूंगा, देखते रहिए। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन लोग हैं, है ना, ये कौन है भाई, है ना। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, यही टकला है। ये भारत में हाई कमिश्नर था पाकिस्तान का, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने क्या बोला? चल झोला उठा के निकल यहां से। झोला उठा के निकल के भागना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि हमने बोल दिया कि भाई हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भारत में नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब खून और पानी एक साथ नहीं। पानी तो रोक ही दिया इन लोगों का, इन लोगों के जितने भी यहां पे बैठे हुए लोग थे, इन लोगों को बोला भाई यहां से निकलिए भाई आप, अब भारत में आपकी कोई जगह नहीं है। तो हाई कमिश्नर को हमने यहां से भगा दिया। लेकिन ये लोग जब भारत में थे तो किसके साथ उठते बैठते थे? देखिए ना, एक बार चेहरा देख लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए, नाम नहीं लेना है किसी का, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप कौन लोग है ये, किसके साथ उठते बैठते थे। तो 2014 के पहले वाली सरकार नहीं है, शायद ये भूल गए हैं। अभी तो देखो इनको, मतलब क्या बताऊं, दुनिया में एक तो बात है, पाकिस्तान को आपको कांग्रेचुलेशन देना पड़ेगा, आपको बधाई देना पड़ेगा पाकिस्तान को। और मैं भी अपने तरफ से बहुत सारी बधाई भेज रहा हूं पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, पाकिस्तान की सरकार को बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि पूरी दुनिया में नंबर वन पोजीशन हासिल किया है। नंबर 1। आप सोच रहे हो पाकिस्तान नंबर 1 किस चीज में? भाई देख लीजिए, आप देख लीजिए नंबर 1 किस में हासिल किया है। पूरी दुनिया में आतंकवाद के ऊपर एक डाटा जारी होता है, एक डेटा जो है इशू किया जाता है, उसमें नंबर 1 पे है पाकिस्तान, पूरे नंबर 1 पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान टॉप्स ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। 2026 में जितने भी आतंकवादी घटनाएं देखी गई, कौन कौन से देश में क्या क्या आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, इन सबको जांच पड़ताल के अगर पाया गया, रिजल्ट देखा गया, तो रिजल्ट में टॉप किया है पाकिस्तान। बधाई भेज दीजिए, कांग्रेचुलेशन भेजिए पाकिस्तान को, है ना। बहुत बड़ा जो है बधाई का पात्र है पाकिस्तान, क्योंकि जो काम ये करता है उसमें रैंक 1 लाया है ये। बाकी किसी काम में जो ये रैंक 1 नहीं ला सकता, लेकिन इसमें रैंक 1 लाने की पूरी आमदा रखता है। इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में पूरे विश्व में कहीं भी आतंकवाद हो रहा होगा तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर आ जाएगा। पाकिस्तान का नाम नहीं आया आतंकवाद इज इक्वल टू पाकिस्तान। आतंकवाद का मतलब, टेररिज्म का मतलब ही होता है पाकिस्तान।
और इसीलिए पूरी दुनिया में टॉप किया है 1 नंबर पे। देख लीजिए ना, नाइजर, बुर्किना फासो, ये सब, नाइजीरिया, माली, सीरिया, सोमालिया, ये सब नीचे आते हैं, इजराइल वगैरह सब कुछ नीचे आते हैं। 1 नंबर पे कौन है? हमारा पाकिस्तान। समझ में आ रही बात? देख लीजिए स्कोर, देख लीजिए, है ना। रैंक तो इसका मतलब लंबे समय से 1 ही रहा है, रैंक इसका चेंज नहीं होता, अपने पोजीशन पे पूरा बैठा हुआ है दम लगाकर, है ना। देख लीजिए वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में। और एक और बात बताऊं, इनकी हालत क्यों गड़बड़ाई हुई है। कुछ दिन पहले तुलसी ने जो है, जो बड़ी ऑफिसर हैं, बड़े लीडर हैं अमेरिका में, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट। और जैसे ही ये बयान आई ना दोस्तों, पाकिस्तान में हलचल मच गई कि भाई पापा के ये जो लोग हैं, डोनाल्ड पापा के जो लोग हैं, ये हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। आपको पता है इजराइल का टारगेट क्या है? इजराइल का टारगेट है ईरान के बाद अगला देश पाकिस्तान। ईरान को खत्म करने के बाद अगला देश जो है इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान है। और जैसे ही ये तुलसी की तरफ से ये बयान आया, वैसे ही पाकिस्तान में हलचल मच गई और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोले। तो बोला कि भाई भारत में ही अटैक कर देंगे। अरे बेवकूफो, क्या बोलते हो, समझ तो लो। हाई कमिश्नर है, सोचिए कितना बड़ा ऑफिसर है ये, एक एम्बेसडर, राजदूत है वो, हाई कमिश्नर है, और फिर जो है इस तरह का बयान दे रहा है अब्दुल बासित। मतलब उसके मुंह पर तो चाट चमाटा मारना चाहिए कि कम से कम जिस रैंक पे हो उस रैंक की तो तमीज रख लेते। कोई छोटा मोटा नेता बोलता पाकिस्तान का तो समझ में आता। अब्दुल बासित जो कि भारत में हाई कमिश्नर था, उसके मुंह से ऐसा, तो इससे यही समझ में आता कि पाकिस्तानियों की सोच ऐसी ही है, उनसे बेहतरीन की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए तो जब से ये फिल्म आई है दोस्तों, मतलब हालत खराब हो गई है। कुछ पाकिस्तानी भारत में भी रहते हैं, दिखते तो हिंदुस्तानी है लेकिन अंदर से पूरे पाकिस्तानी है। उनके अंदर जो है ना फटी पड़ी है, हालत पूरी खराब है। जब से ये फिल्म आई है, फिल्म ने इनकी नींदें उड़ा रखी है। एक ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल इनकी नींद उड़ाया, और इस साल तो हमने ऑपरेशन भी नहीं किया, एक फिल्म रिलीज कर दी और एक फिल्म ने जो है इनकी नींद उड़ा दी। और थैंक्स टू हमजा को थैंक्स बोलना चाहिए आपको इसके लिए। और देखिए जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई इस फिल्म में पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है, उस वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, एक बार ना इसका फैक्ट चेक कीजिए। देखिए ना, मैं बहुत सारे आपको फैक्ट चेक करके दिखा सकता हूं कि फिल्म में बहुत सारी चीजें फिक्शनल है, लेकिन आप कम से कम 50 to 60 to 70% जो कंटेंट है उसका रियलिटी से लेना देना है। 70% जो कंटेंट है वो रियलिटी से लेना देना है, वो वास्तविक चीजों पर ही आधारित वो फिल्म बनाई गई है। एक बार आप पूरा देखिएगा न्यूज ना सर्च करके, तो आपको पता चल जाएगा कि धुरंधर में जो लोग बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको समझना होगा। और ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके पेट में बहुत जलन हो रही है, जो पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो जो लिबरल्स है ना, जो लिबरल्स और जो कम्युनल गैंग है, कम्युनल गैंग और लिबरल गैंग वालों के लिए आदित्य धार ने एक बात बोल दी है। क्या बोली है? कि जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। और सही बात है भाई, एक फिल्म से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? एक फिल्म से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या बोल दिया? पाकिस्तान के खिलाफ तो बोला, तो पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त है, पाकिस्तान तुम्हारा भाई है। क्या है पाकिस्तान के खिलाफ ही तो बात की गई है उस फिल्म में। और किसकी बात की गई है? किसी नेता की तो बात नहीं की गई है। और नरेंद्र मोदी का अगर जिक्र भी किया गया है तो किस तरीके से जिक्र किया गया है, कम से कम एक बार फिल्म तो जाके देखोगे तब समझ में आएगा। और इसीलिए आदित्य धर ने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हारे लिए प्रोपेगेंडा होगा, तुम्हारे लिए ये जो है एक पॉलिटिकल ड्रिवन मूवी होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, फिल्म को फिल्म की तरह देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो 2014 की जो पहले वाली सरकार थी, जब अटैक होता है ताज होटल पे, आपको पता है उस समय के गृह मंत्री ने क्या बोला? आपको पता है? जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब हमारे देश में न्यूक्लियर परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण हुआ, है ना, पोखरण में, उसके बाद से भारत में एक नेता हुआ करते थे पी चिदम्बरम, वो सदन में खड़े होकर क्या बोलते हैं ये पता है आपको? 2014 में क्या क्या चीज, 2014 के पहले क्या क्या चीजें हुआ करती थी वो पता है आपको? 2014 के पहले एक चीज तो बदली है कि भारत पर अटैक हुआ है, मानता हूं मैं, चाहे उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, अटैक हुआ है, लेकिन भारत ने उसका करारा जवाब भी दिया है। हम चुप होकर बैठे नहीं है। हमारे ऊपर मुंबई अटैक हुआ, हमने क्या किया? मुंबई पे जब अटैक हुआ तो हमने क्या किया बताइए ना आप? क्या पाकिस्तान पे हमने किसी तरह का स्ट्राइक किया? क्या कोई बड़ा एक्शन लिया? हमने नहीं लिया। तो इसीलिए 2014 के पहले जो सरकार थी उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, एक बार खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, फिर दूसरे के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उंगली उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इन लोगों से और क्या ही उम्मीद हम कर सकते हैं? कम से कम अपने जो पार्टी के जो नेता हैं उनकी तो बात सुन लेते हैं। आपने देखा हो कि जब से इजराइल, ईरान और अमेरिका का ये युद्ध शुरू हुआ है, विपक्ष वाले एकदम अलग से ही कहानी बना रहे हैं कि भाई कुछ बोलते नहीं है। शशि थरूर ने क्या कहा कि जो लोग सरकार की चुप्पी को कायरता कह रहे हैं वो डिप्लोमेसी की मुश्किलों को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे डिप्लोमेसी तुमको समझ में कहां आती है? जब तक आप चुप रहते हैं आपके पास बोलने का ऑप्शन रहता है, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं ना, फिर आपके पास बोलने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। और डिप्लोमेसी ऐसी नहीं होती कि दो लोगों के बीच की लड़ाई की बात हो, यहाँ पे बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं। पूरी दुनिया जो है इस समय जो है आपस में इन्वॉल्व हो गई है। इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया पर संकट आ गया है। इस समय भारत को किस तरीके का क्या स्टैंड लेना है, किस तरीके से अगला स्टैंड लेना है, ये सोच समझ कर करना पड़ेगा। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है ना, मल्टी अलाइनमेंट है। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या? पूरी दुनिया इस समय लड़ी हुई है, एक दो देश की बात नहीं है ना। इस दौर में सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना भारत के हित में है। भारत के जो हित में होगा, भारत के जो इंटरेस्ट में होगा, वो भारत की सरकार करेगी। किसी के कहने पे, किसी के ना कहने पे बोलने नहीं जाएगी। समझ में आ रही बात? और शशि थरूर तो कांग्रेस के नेता है, बड़े लीडर हैं, यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं, लंबा अनुभव रहा है इनको। इनकी बात तो कम से कम सुन लिया करते ये लोग, लेकिन कहां से सुनेंगे इनको? अगर सुने रहते तो 2014 से बाद इनको कम से कम 100 सीट तो क्रॉस कर जाते। 100 सीट लाने में हालत खराब हो जाती है। कुछ खबर फेक चल रही है दोस्तों। आपने देखा कि एक ऑयल टैंकर आया है भारत में,
भारत में एक ऑयल टैंकर है, मैंने आपको बताया था कि दो एलपीजी टैंकर जो है कैरियर जो थे वो भारत में आए थे, अलकनंदा और नंदा देवी। एक और आया है टैंकर भारत में, ठीक है। जब से ये भारत में आया, एक खबर फैलाई गई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आया, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने के लिए भारत ने बहुत सारे पैसे दिए हैं, और ये पैसे जो हैं वो चाइनीज करेंसी में दिए हैं। ये खबर फैलाई गई दोस्तों, और ये खबर जो है आप हर जगह देख रहे होंगे कि भाई टुडे एन इंडियन ऑयल टैंकर पेड ईरान चाइनीज युआन टू पास थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कि चाइनीज युआन जो करेंसी है वहां की, वो करेंसी हमने दी है किसको, ईरान को, ताकि जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ये पास करने दे। इस तरह की बेबुनियाद खबर फैला के जानते हैं क्या किया जा रहा है? भारत की सरकार को, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत को दिखाया जा रहा है कि चाइना के सामने हम झुक गए, भारत को दिखाया जा रहा है कि ईरान के सामने हम झुक गए, भारत को दिखाया जा रहा है कि ये जो गतिविधियां हो रही हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, उसके सामने भारत नतमस्तक हो गया है। इस तरह की जो टैक्टिक्स लगाई जा रही है पूरी तरीके से बेबुनियाद और एक तरीके से बेसलेस है, इसका कोई वास्तविकता नहीं है दोस्तों। इसीलिए जो ईरान की एम्बेसी है भारत में, उसने बोला कि भाई ये पूरी तरीके से खबर जो है गलत है। उसने बोला कि इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्लेम्स रिगार्डिंग द एलिज रिसीट ऑफ सम ऑफ $2 million बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फ्रॉम वेसल्स ट्रांजिटिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इट इज एम्फसाइज्ड दैट सच क्लेम्स आर अनफाउंडेड। लिखा हुआ है, समझ में आ गई? तो ईरान की जो एम्बेसी है भारत में वही बोल रही है कि भाई आप लोग ये क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को बदनाम करने की साजिश इनकी खत्म नहीं होती। और ये भारत को बदनाम करने वाले कौन है? ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी तो बहुत कम है, लेकिन भारत में रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भारत को बदनाम करने की हमेशा कोशिश करते हैं। एक और बताऊं आपको एक खबर, ये तो खबर आप समझ में आ गई, लेकिन एक अच्छी खबर है दोस्तों। बहुत सारे भारत के लोग जिनकी बहुत ज्यादा हमदर्दी है ईरान के साथ, उन लोगों ने भर भर के पैसा दिया। ईरान की जो एम्बेसी है उसने अपना अकाउंट दिया और बोला कि भाई अकाउंट नंबर दिया कि भाई आप लोग इस पे डोनेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले, करोड़ों रुपए जो है डोनेशन के रूप में ईरान के लिए भेजा गया कि भाई वहां पे जो त्रासदी हुई है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो लोग मारे गए हैं, उनके लिए राहत बचाव कार्य के लिए जो है कुछ पैसे की मदद की जाए। ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही है, मैं ये तस्वीर देखे मैं खुद हैरान था कि लोग अपने सोने की रिंग जो है ना, मतलब ज्वेलरी लोग दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लोग गुल्लक दे रहे हैं। यहाँ पे गुल्लक आप देख सकते हैं, है ना, ये बहुत सारे लोगों ने डोनेशन किया। ये दिखाता है कि भारत के लोगों में कितनी ज्यादा हमदर्दी है। वी आर पैशनेट पीपल, वी आर कंपैशनेट पीपल, सॉरी वी आर कंपैशनेट पीपल। अगर किसी को दर्द में हम देखते हैं तो हमें भी दर्द होता है दोस्तों। और देख लीजिए, ईरान के लोगों के लिए भारत में अगर इस तरीके से कोई अपना सोना दे रहा है, ज्वेलरी दे रहा है, बच्चे गुल्लक लाके दे रहे हैं, पैसे इस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक तरीके से कितना अच्छी बात है कि भाई भारत जो है, भारत के संस्कार क्या है, ये भारत के संस्कार है। और इसीलिए ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, वो क्या कह रही है? वी विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, थैंक यू इंडिया। पूरे भारत को थैंक यू कह रहा है, पूरे भारत को। भारत ने हमेशा किसी को दुख में, पीड़ा में, त्रासदी में देखकर मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि उसका साथ दिया है, उसके कंधे पर हाथ रखकर ये बोला है कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा। और यही भारत के लोगों ने इसीलिए बोल रहा है, वी विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। आपके काइंडनेस और ह्यूमैनिटी को कभी ईरान भूलेगा नहीं। दुख में जब आप किसी का साथ देते हैं, पीड़ा में जब आप किसी का साथ देते हैं, तो वही जो है साथ जो है सही कहलाती है। दोस्तों आपके पास बहुत होंगे, लेकिन आपके दुख दर्द में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये कहावत आप याद रखिएगा। देखो दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस वॉर में एक चीज तो हमें सीखने को मिल गई। आज इस वॉर को चलते हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन एक चीज सीखने को मिल गई कि ईरान ने घुटने नहीं टेके। और आज यही कारण है कि आज ट्रंप को बातचीत करनी पड़ रही है। एक खबर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से एक नया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ट्रंप जो है बातचीत करने को तैयार हो गया ईरान के सामने, क्योंकि ईरान के सामने बातचीत करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों ये जो कौन है, ये जानते हैं आप इनको? जापान की बहुत बड़ी नेता है, जापान की सर्वे शर्मा है। ये गई थी मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी क्या बेइज्जती की, बहुत बेइज्जती। ट्रंप ने जापान के पीएम के सामने कुरेदे परमाणु हमले के जख्म, हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ, और परमाणु हमला इस्तेमाल करने वाला, न्यूक्लियर अटैक करने वाला दुनिया में अगर कोई एक देश है तो वो है अमेरिका। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जिसने न्यूक्लियर अटैक किया था जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। और जब ये प्रधानमंत्री पहुंची थी जापान की, तो इनके सामने इनकी बेइज्जती कर दिया, इनके देश की बेइज्जती कर दिया डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बेइज्जती तो ये सह ली, लेकिन ईरान ने ये बेइज्जती नहीं सहा। ईरान ने बोला, इन मेमोरी ऑफ दोज किल्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, नागासाकी और हिरोशिमा में मरने वालों की तरफ से ये जो है बॉम्ब फेंक रहे हैं हम, ये मिसाइल फेंक रहे हैं हम, ये जो है वेपन फेंक रहे हैं हम अमेरिका की तरफ। ये जवाब दिया है ईरान ने। ईरान ने क्या बोला देखिए ना, फॉर हिरोशिमा, फॉर हिरोशिमा। इस तरह की खबर आ रही है कि हिरोशिमा नागासाकी के लोगों के लिए ईरान ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, भाई हम लड़ेंगे अमेरिका से। तो अमेरिका के जितने भी दुश्मन है ना, अमेरिका के जितने भी दुश्मन है वो तो चुपचाप बैठ गए, दुबक गए। लेकिन ईरान ने सोचा कि नहीं भाई, दुबकने और बैठने से काम नहीं चलेगा, इस बार जो है रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ेगी। अब स्पाइनलेस बनने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो लोग समझ रहे थे कि भाई ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, ये तो छोटे मोटे ड्रोन रखा है, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल मार के उसने बता दिया कि भाई हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, 4000 किलोमीटर तक के जो है डिस्टेंस को हम लोग कवर कर सकते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी मिसाइल है, हमारे पास हथियारों का जखीरा है, और इन जखीरों से हम अमेरिका की तो हरा तो नहीं सकते, लेकिन नींद तो जरूर उड़ा सकते हैं। समझ में आ रही है? कभी कभी कोई लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कभी कभी कोई लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है, ये बताने के लिए कोई था और वो लड़ रहा था। और ये ईरान ने साबित कर दिया। आज जो ट्रंप ने बोला है ना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो यही कारण है क्योंकि ईरान ने घुटने नहीं टेके।
और ईरान के ऊपर जो पाबंदी आप लगाना चाहते हैं, जो बंदी से लगाना चाहते हैं कि ठीक है आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ईरान इसके लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन बड़बोलेपन में बिना कुछ जाने समझे आपने अटैक कर दिया, वहां के सारे लीडर को खत्म कर दिया। दिन रात सुबह शाम आप धमकी देते रहे, ईरान को इसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। खेमनेई से लेके अली लारजानी से लेके पूरे नेताओं को आपने मार दिया, पूरे रेजिम को खत्म कर दिया आपने, लेकिन तब भी ईरान ने घुटने नहीं टेके। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ट्रू पेट्रियोटिज्म। देखो ना, सुबह शाम जो है धमकी दी जा रही थी ट्रंप की तरफ से, और इधर से ईरान भी जवाब दे रहा था। सैयद अब्बास अरागाची हो या फिर उनके नेशनल फोर्सेस के लीडर हो, उन सब ने जो है जवाब दिया है। आज भारत के प्रधानमंत्री पहली बार लोकसभा में खड़े होकर इन सारे क्राइसिस के ऊपर, इस आपदा के ऊपर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये गंभीर परिस्थिति है, कोविड जैसे हालात है, हम सबको मिलकर रहना होगा, यूनाइट होकर रहना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा, हम आसानी से इस हमले को, इस जो त्रासदी को हम पार कर जाएंगे। इसीलिए लिखा है उन्होंने, द चैलेंजिंग ग्लोबल सिचुएशन में परसिस्ट फॉर लॉन्ग, कह रहे हैं कि कुछ लंबे समय तक चल सकता है। टाइम वी मस्ट रिमेन प्रिपेयर, हमको तैयार रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति जब होती है तो हम बता नहीं सकते कि ये लंबा कितना जाएगा, लेकिन आज की जो खबर आ रही है उससे तो दिख रहा है कि भाई ये अब कुछ समय का ही ये त्रासदी रह रही है। ठीक है, जस्ट एज वी फेस कोविड-19 वी नीड टू बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर मैनर अगेन। तो कोविड-19 की तरह ही हमें फिर से तैयार रहना पड़ेगा। देखो पूरी दुनिया में जब ये क्राइसिस आई, सारे जगह तेल के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका, स्पेन, चीन, कतर, हांगकांग, मलेशिया, ब्राजील, हर जगह जो है तेल के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। डीजल के दाम बढ़े 2 रुपए बढ़ा बस, है ना। पूरी दुनिया में तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। यानी कि भारत ने इस परिस्थिति को बकायदे बहुत अच्छे से मैनेज किया है। गैस की कुछ कमी हुई हमने तो उसके ऊपर जो है हमने कमर्शियल सिलेंडर को बंद करके डोमेस्टिक सिलेंडर को जो है हमने पूरी अच्छे तरीके से आपूर्ति की। एक दिन में हमने लगभग 85 लाख सिलेंडर को डिलीवर किया। 85 लाख। हम पाकिस्तान के जैसे नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ बताऊं? पाकिस्तान में 31 मार्च तक सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस सब कुछ बंद है। वहां पे पेट्रोल जो है 350 से 400 रुपए लीटर है। 400 रुपए लीटर है तेल वहां पे। पाकिस्तान में अभी वहां पे होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग होने वाला है। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान सुपर लीग सिर्फ 2 शहर में होगा, कराची में होगा, कराची में और लाहौर में। आप बोलेंगे सर पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही शहर हैं जहां पे, हमारे यहां भारत में तो बहुत सारे स्टेट में आईपीएल होता है, वहां पे सिर्फ 2 ही। हाँ 2 ही में हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास तेल नहीं है, उनके अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है लोगों के पास कि भाई वो घूम घूम कर चारों तरफ वहां का पीएसएल मैच देख सके। इसीलिए 2 ही जगह। और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी लोग विदेश से बाहर से आकर पाकिस्तान में ये पीएसएल देखने वाले हैं वो पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो आएंगे और अफगानिस्तान ने अगर पाकिस्तान पे हमला कर दिया और वो लोग मारे गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की नहीं है। आपको पता हो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में वॉर चल रहा है और इसी बीच पीएसएल चल रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत होने वाली है। तो बहुत सारे लोग बाहर देश से भी आएंगे, तो उन सबको मना कर दिया कि भाई आप पाकिस्तान में मत आइए। क्यों? क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने मार दिया और आप मारे गए तो भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसीलिए, और त्रासदी तो है ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, इसलिए सिर्फ कराची और लाहौर 2 ही शहर में सिर्फ जो है वहां के मैचेज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये तो हालात है पाकिस्तान के दोस्तों। मोहसिन नकवी जो कि वहां का पाकिस्तान बोर्ड का चेयरमैन है, आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ऐसा लग रहा था कि जो इनकी स्थिति है वह भारत के सबसे गरीब राज्य की भी जो स्थिति होगी ना वो उनसे बेहतर होगी, उनसे बेहतर होगी। मैं लिख के दे सकता हूं, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत के गरीब राज्य से भी बेहतर स्थिति है। लेकिन इस समय अगर आप मास्टर स्ट्रोक किसी को कह सकते हैं तो वो भारत की सरकार, भारत की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी है। जिस तरीके से पिछले 20, 22, 25 दिनों में हमने इजराइल और ईरान को जिस तरीके से बैलेंस किया है वो काबिले तारीफ है दोस्तों, काबिले तारीफ है। हमने हर तरीके से बैलेंस किया, इजराइल को भी, ईरान को भी। इजराइल से जब हम आए उसके 2 दिन बाद ही अटैक हो गया, इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे, और ईरान से हमने पूरी तरीके से एक हमदर्दी दिखाई, दोस्ती दिखाई, और हमने जो टैंकर्स थे हमारे जो फंसे हुए थे उनको वहां से ले आ पाए। एक तरीके से हमने यहां भी बातचीत की, यहां भी हमने एक चैनल ओपन रखा, टॉक का चैनल, कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रखा। तो जिस तरीके से हमने डिप्लोमेसी दिखाई है, जहां पे बैलेंस किया है हमने, ये एक तरीके से ये सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी दिखाई गई है। और ये समय को हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरीके से भारत की सरकार ने इस सिचुएशन को मैनेज किया है। ये सिचुएशन बहुत टफ था भारत की सरकार के लिए भी, भारत की गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय उसके लिए भी, लेकिन बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया। और इसके लिए एकमात्र व्यक्ति जो इसको क्रेडिट जिसको जाता है वो इस व्यक्ति को जाता है, क्योंकि इसने भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अब हम सबको ये तय करना है कि हम लोग इस व्यक्ति का कितना सहयोग करेंगे भारत को विश्व गुरु बनाने में, क्योंकि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला। हम सबके सहयोग से 140 करोड़ लोग हैं ना, अब 140 करोड़ में कुछ जो है पाकिस्तानी है, उनकी बात अलग, उनको छोड़ देते हैं। मान लीजिए कुछ लोग होंगे वैसे, उन लोगों को छोड़ देते हैं। तो जो भी देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, उन सबको एकजुट होकर भारत को आगे बनाने में, भारत को सशक्त बनाने में, भारत को इंपावर, भारत को डेवलप बनाने में, हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको डेवलप बनना है और बहुत जल्द बनना है। और इसके लिए हम सबको एक आना पड़ेगा ताकि कोई भी देश हमारे ऊपर आंख उठाकर ना देख सके। पाकिस्तान की तो क्या ही औकात है। लेकिन एक चीज और सीखना चाहिए हमें दोस्तों, कि कभी भी अगर हम किसी युद्ध में जा रहे हैं, कभी भी हम किसी लड़ाई में जा रहे हैं, कभी भी हम किसी की कोई तैयारी में जा रहे हैं, तो हमेशा उसकी आकलन कर लेनी चाहिए। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये 33 किलोमीटर का स्टेट, पूरे अमेरिका और इजराइल को बता दिया कि भाई हमारी क्या महत्व है, हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे बारे में तुमने सोचा नहीं, लेकिन हमारी वजह से तुम्हारी आज हालत खराब है। मैं कह सकता हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ही है, इस वॉर का एक क्रिटिकल पॉइंट था, जिसने अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ला दिया।
घुटने पर ला दिया कह सकता हूं। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा याद रखा जाएगा, ये इतिहास में इसका नाम दर्ज हो गया कि किस तरीके से इस वॉर में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज जिस ट्रंप के साथ बोर्ड ऑफ पीस, जब इजराइल, गाजा और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा था बोर्ड ऑफ पीस, तो बहुत सारे देश जब पीछे खड़े थे, आज बोर्ड ऑफ हॉर्मुज में कोई भी देश इसके साथ खड़ा नहीं। ये बताता है कि ईरान के साथ बहुत सारे लोग ना कहते हुए भी, चुप रहते हुए भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपने फीडबैक को जरूर लिखा कीजिएगा, हमें पढ़कर काफी खुशी होगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।